हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और यदि आप इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको बाहरी कोई भी इस चैप्टर से तैयार नहीं करने हैं। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। तो देखिए कौन सा चैप्टर है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर से हमने लिया हुआ है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है, ठीक है, जो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका हमने करा दिया है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने 2 दिन पहले ही आपको कराया था, आपको पता भी होगा। तो पीछे वाला एक चैप्टर ये छूट गया था जिसको मुझे कराना था, तो मैं आज के इस वीडियो में करा दे रहा हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करें, और केवल आपको रासायनिक समीकरण देना होता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर? 5 नंबर। तो 5 नंबर तो बहुत होते हैं ना, बोर्ड एग्जाम के लिए तो 5 नंबर बहुत होते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ही सोच सकते हैं कि एक चैप्टर से केवल हम 5 आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो 5 तो इंपॉर्टेंट ही होगा ना, 5 तो बहुत ही कम हम बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह ऊपर ही मैं लिख दे रहा हूं, मतलब सब इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करें, तो इसमें से सबसे पहला क्या हम इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया कि सोडियम एथॉक्साइड से हमें क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर बनाना है। तो जब सोडियम एथॉक्साइड से हमें क्या, डाई एथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है जी, तो सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल एल्कोहल बनाना है। तो सबसे पहले हमने सोडियम एथॉक्साइड लिया है, ये सोडियम एथॉक्साइड है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है जी, तो ये हमने सोडियम एथॉक्साइड लिया। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि ट्रिक से आप याद कर लें, आप इसको याद कर लीजिएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, 2 कार्बन है तो एथॉक्साइड, मतलब सोडियम तो ये है, सोडियम 2 कार्बन है तो एथिल हम कहते हैं। ठीक है, एथ, और ऑक्सीजन है तो एथॉक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एथॉक्साइड हम कहते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद जो क्या होता है, आयोडाइड जो एथिल है ये हमें मिल गया, एथिल आयोडाइड। तो देखिए जब सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ हम क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। ठीक है, इसकी क्रिया कराते हैं, क्रिया मतलब इन दोनों को हम जब एक साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए यहाँ से हमें मिलता है डाई एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। और वो कैसे, तो देखिए कुछ नहीं होता है, यहाँ से जो CH2 है ना, यहाँ से सोडियम जो आयोडाइड है, ये दोनों सोडियम जो Na है और I, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, C2H5 बचा, और यही C2H5 Na के जगह पर आ जाता है, ये C2H5 Na के जगह पर आ जाता है। तो वही हो गया ना, C2H5O और फिर से C2H5O। और यही क्या है, डाई एथिल एल्कोहल है। ठीक है, डाई एथिल एल्कोहल। ठीक है जी, तो इतना आपने बेसिक है, अच्छे से आप समझ गए होंगे कि बस सोडियम एथॉक्साइड को हम एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आते हैं, हम आते हैं पिक्रिक अम्ल पे। देखिए थोड़ा सा अगर वीडियो आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को मोड़ लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन में आपको दिखाई दे। ठीक है, और हो सके तो वीडियो की क्वालिटी को भी आपको बढ़ा लेना चाहिए अपने अनुसार। यदि आपको कम दिखाई दे रहा है तो 360 पे देखिए, नहीं दिखाई दे तो 460 पे 480 पर देखिए। तो 480 जो P होता है, तो इस प्रकार आप देखेंगे तो आपको जो क्वालिटी होगा वो अच्छे तरीके से मिलेगा। अगला आता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो बनाना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है और पिक्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है।
यदि ये दो बातें आपको ना पता हो तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सोडियम मेथॉक्साइड जहाँ पे नाम आ गया, फिर से डाई एथिल एल्कोहल नाम आ गया, तो इनका फॉर्मूला आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। क्योंकि जब आपको टारगेट पता रहेगा कि हमें क्या प्राप्त करना है, और मान लेते हैं पिक्रिक अम्ल कहा जाए, अब पिक्रिक अम्ल का सूत्र ही नहीं पता, तो आप कैसे ज्ञात कर पाएंगे? नहीं न कर पाएंगे। आपको लक्ष्य ही नहीं पता है, आप चले जा रहे हैं, तो क्या आपको लक्ष्य मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही बात है, आपको टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट पता करने के लिए आपको याद करना होगा फॉर्मूले को, ठीक है। अब आते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो देखिए फिनॉल का तो सूत्र हम जानते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि OH समूह जुड़ा होता है फिनॉल कहते हैं, ठीक है जी, फिनॉल कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो फिनॉल यह है। अब फिनॉल को हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड हम कह सकते हैं, तो यह है नाइट्रिक अम्ल। तो जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ या नाइट्रिक अम्ल के साथ सोडियम मतलब H2SO4 सोडियम क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नाम कहते हैं ना, H2SO4 को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझ लिया कि जब फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको डीप में समझाऊं, देखिए यही पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी ये H2O को भूल जाइए, प्लस ये H2O ये बाहर है, ठीक है। ये पिक्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। बट आप कहेंगे सर ये कैसे रिएक्शन हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा डीप में जाना होगा आपको। अच्छा, जो HNO3 है, जो HNO3 है, तो इसे हम चाहें तो HONO2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 हम लगा दे रहे हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भैया अगर आप 3 को भूल जाइए, अभी फिलहाल आप 3 को यहाँ से भी भूल जाइए। चलिए मैं यहाँ पे देखिए HNO3 है, ये HNO3 है, तो HNO3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं HONO2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझिए, यहाँ से कुछ नहीं है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला है, ये बाहर आगे आ गया है। तो देखिए ये H था तो H हमने लिख दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया तो O हमने लिख दिया, फिर से N O अब एक आगे आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही ना बचा, तो ये हमने लिख दिया। यही तो बात हमने कहा है कि HONO2, ठीक है। तो हमने मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे हमने 3 लगाया है क्योंकि समीकरण संतुलित करने के लिए, तो हम 3 ऐसे लिख दे रहे हैं। अब आपको समझ में इतनी बात आ गया होगा कि HNO3 को हम चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से यह समझेंगे आप कि देखिए यहाँ से यहाँ पर एक, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रो मतलब इसके जो 6 वलय होते हैं, जैसे बेंजीन रिंग होता है ना, इस प्रकार। तो इसके प्रत्येक इस सिरे पर, प्रत्येक ये 6 सिरों पर क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। प्रत्येक सिरों पर हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ से ये HNO क्या है, यहाँ पर HNO2 है ना, यहाँ का अभी आप भूल जाइए। मतलब हम चाहें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। आसानी के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये NO2 जो है, ये NO2 क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, अब फिर से यहाँ पे। यहाँ के हाइड्रोजन को देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तीनों जगह से एक एक हाइड्रोजन को ये निकाल देगा। और ये जो हाइड्रोजन है मतलब NO2 है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह हाइड्रोजन है। और ये क्या करता है, NO2 जो है ये यहाँ पर ये तीनों जगह का हाइड्रोजन को हटा देता है, निकाल देता है, और यहाँ पे जाकर NO2 ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर NO2 ऐड हो गया है, फिर से यहाँ पर भी, फिर से यहाँ पर भी। बट अब सवाल ये आया, ये तो ठीक है कि फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH था ही, अब ये तीनों जगह NO2 जुड़ गया, तो ये तो पिक्रिक अम्ल हो गया। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वो कहाँ पर गए? तो देखिए वहाँ का हाइड्रोजन क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है ज़्यादा। देखिए जो हाइड्रोजन यहाँ पे थे ना, तो वो हाइड्रोजन कितने थे, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो देखिए 3 हाइड्रोजन हुए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। और यहाँ पर अगर देखें तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। तो फिर से अगर आप देखें तो 3 फिर से हाइड्रोजन है
और कितने ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है। तो अब देखिए ये 3 3 6 मतलब हाइड्रोजन हो गए, 6 मात्रा में हाइड्रोजन है और 3 मात्रा में ऑक्सीजन है। कितने, 3 मात्रा में। देखिए मैं छोटी छोटी बातों को आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए अगर हम चाहें तो इन्हीं को H2O लिख सकते हैं और इधर 3 लगा देंगे कि नहीं, आप ही सोचिए। अभी भी अगर हम करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हम फिर से यहाँ से चाहें तो 3H2O लिख सकते हैं। समझ में आया ना। तो ये होता है पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि। ये थोड़ा सा कठिन लगता है स्टूडेंटों को, क्योंकि डीप में नहीं समझ पाते कि आखिर हुआ क्या है। ठीक है, अदरवाइज मैं भी आपको कहता कि देखिए यहाँ से NO2 निकला, यहाँ पे ऐड हो गया, तो आपको समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपने इतना बात समझ लिया ना। Na2 जाता है यहाँ तीनों जगह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और यहाँ पे ऐड हो जाता है NO2 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 के रूप में। फिर से यहाँ से तीनों जगह से हाइड्रोजन जो निकलते हैं वो 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे, तो 3 ऑक्सीजन इधर लिख दिए। तो ये क्या हो गया, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए। तो ये होता है आपका 2 रिएक्शन कंप्लीट। एक हो सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल एल्कोहल बनाना, एक फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आते हैं फिर से अब इधर आते हैं, हम पहले से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो रिएक्शन हम बताएंगे ये वेरी मतलब इंपॉर्टेंट तो सब है, पर बहुत ही कठिन है, समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा आपको डीप में समझना होगा और थोड़ा सा धैर्य भी रखिएगा। कहा जा रहा है कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना है। तो जब एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना है तो एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, या इसी को हम चाहें तो C2 कितना हम लिख सकते हैं, C2H, या इसी को हम चाहें तो C2H5OH भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, C2H5OH लिखें या CH3CH2OH लिखें, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है। तो ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल बनाना है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है कि ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल को लिया और इसको किसके उपस्थिति में हम क्या करते हैं, पोटेशियम मतलब K2Cr2O से पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो ये दोनों पहले आपस में रिएक्शन करते हैं। ये दोनों मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो एक नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, एक यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, ये मिलकर H2O बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, CH3 बचा, फिर से C बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पे O बचा है, तो CH3CHO, तो वही हमने लिख दिया CH3CHO। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एसिटल डिहाइड। ठीक है, तो ये एसिटल डिहाइड है और इसको तो बताना जरूरी नहीं है, एथिल एल्कोहल है, ये तो आप जानते भी होंगे, एथिल एल्कोहल। ठीक है, नाम में लिख रहा हूं क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे, नाम को लिखेंगे। तो देखिए अब एसिटल डिहाइड जब मिला तो एसिटल डिहाइड को फेलिन विलियन की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। फेलिन विलियन की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से फिर से हमें नवजात ऑक्सीजन मिलता है। और ठीक है, नवजात जो ऑक्सीजन मिलता है तो ये जाकर यहाँ पर ही ऐड हो जाता है CHO के समूह के साथ। तो CH3C, एक ये O है, एक ये मतलब एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो CH3C, देखिए CH3C और फिर से O है तो फिर से O यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो ये हमने लिख दिया, फिर से H है तो H हमने यहाँ पे लिख दिया। बेसिक है, समझ पा रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों को समझाना पड़ेगा तो समझ पा रहे होंगे आप, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, ये ऑक्सीजन आया फिर से यहाँ पे ऐड हो गया तो ये बन गया आपका। ठीक है, तो ये क्या है, एसिटिक अम्ल है।
इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब ये एसिटिक अम्ल जो है, ये एसिटिक अम्ल यहाँ पर फिर से हम लेंगे, एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराएंगे। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं -H2O के रूप में। ठीक है, देखिए एक H 2 H हो गया तो H2 और एक ऑक्सीजन तो H2O के रूप में ये बाहर निकल जाते हैं। और ये जो H है ना, ये निकला तो यहीं पे आ जाता है ये सोडियम, यहाँ पे क्या बनाता है CH3COONA, तो CH3COONA बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड बन गया। तो फिर से ये सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है जी, इतनी हमने समझ लिया। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फिर से हम रिएक्शन कराते हैं। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे ना, तो कुछ नहीं, ये रिएक्शन केवल इतना कराया जाता है कि ये हाइड्रोजन निकले और यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के इसमें ऐड हो जाता है तो C हाइड्रोजन 3 था, अब 4 हो जाएगा तो CH4 बनता है, मेथेन बनता है। और बाकी सब ये साइड प्रोडक्ट है, नहीं लिखेंगे तो चलेगा, बड़ा रिएक्शन है। तो आप सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे लिखा जाता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है तो CH4 बनाता है जो है मेथेन। तो ये मेथेन बनता है। अब क्या होता है, फिर से मेथेन को हम Br2 के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। मतलब Br2 से जब क्रिया कराते हैं तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है। ये यहाँ पर अगर आप सोचें तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देता है। जैसे ये जो Br है ना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को ये निकाल देता है और उसकी जगह पर Br जुड़ जाता है, तो वही लिखा गया CH3Br। ठीक है, बट आप सोचे तो यहाँ पे 2 Br है और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे निकाला है, तो HBr, जो HBr है ये माइनस के रूप में, मतलब ये बाहर निकल जाते हैं। फिर से ये अगर नीचे में लिख दे रहा हूँ माइनस या प्लस, माइनस में ही लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे नीचे क्या निकल जाते हैं, HBr। ठीक है, तो ये आपका बाहर निकल जाता है, समझ रहे हैं ना। अरे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो 3 हाइड्रोजन बचे, तो CH3 हुआ और Br एक ऐड हो गया तो CH3Br हो गया। ठीक है, तो ये Br CH3Br हो गया। फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला है वो, यहाँ पे 2 Br है तो एक Br बचा, तो HBr यहाँ पे निकल गया है साइड प्रोडक्ट के रूप में। आप चाहे तो लिखे, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर से अंततः अब हमें CH3Br जो मिलता है, इससे फिर से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो जब आप क्रिया कराएंगे तो ये जो OH है ये Br को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और जब हटाता है तो यहाँ पर CH3OH मिल जाता है और यही क्या है, मेथिल एल्कोहल। ठीक है जी, ये मेथिल एल्कोहल है। और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बना, यहाँ से Br निकला तो Br और यहाँ से K निकल गया तो KBr। ठीक है, तो ये आपका बाहर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। तो ये होता है कि एथिल एल्कोहल से हमें मेथिल एल्कोहल कैसे प्राप्त करें। तो ये थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, मैं एक बार और चाहूँगा कि आपको समझा दूं। मैंने क्या बताया कि जब एथिल एल्कोहल को K2Cr2O7 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो नवजात ऑक्सीजन मिलता है। ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है, ये O निकल के मतलब H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड को फेलिन विलियन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो नवजात ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है तो CH3COOH बन जाता है, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। अब फिर से एसिटिक अम्ल को हम लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। यहाँ से सोडियम जो है हाइड्रोजन को निकालकर यहाँ पे ऐड हो जाता है तो यहाँ पे CH3COONA बन जाता है, जो इसे सोडियम एथॉक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब फिर से सोडियम एथॉक्साइड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है केवल ये यहाँ पे ऐड हो जाता है तो CH4 बना देता है मेथेन। मेथेन को Br2 के उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो कुछ नहीं, एक Br इसके साथ जुड़ जाता है हाइड्रोजन को निकालकर तो CH3Br बनता है। फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है।
तो ये रिएक्शन कुछ बड़ा है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि पहले ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, घबरा जाएंगे अगर शायद आपको समझ में ना आए। तो इसलिए मैं तीसरे नंबर पर बताया, क्योंकि ये हार्ड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। आप पहले लिख लीजिए, 2 रिएक्शन 2 लाइन में लिखिएगा, उसके बाद 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाएगा फिनॉल से बेंजीन बनाना है। ये तो इजी है ना, फिनॉल से आपको बेंजीन बनाना है। तो देखिए ये फिनॉल है, तो फिनॉल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन उनके ऊपर OH, फिनॉल हो गया। तो फिनॉल को जब Zn जिंक के उपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये जो OH है, तो देखिए यहाँ से जो जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ जुड़ जाता है, तो ZnO हो गया जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे केवल फिनॉल बच गया, तो वो हमने लिख दिया है। और सभी के ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो वो हाइड्रोजन यहीं पे ऐड हो गया। समझ पा रहे हैं ना, ये इजी है, इतना तो आप समझ ही रहेंगे। मैंने तो अभी आपको बताया है कि सभी के ऊपर क्या होता है, सभी ये 6 के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। आप चाहे लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन बन गया। नाम भी लिख दूं, ये क्या है, फिनॉल, ये क्या है, बेंजीन है। कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप समझ गए फिनॉल से बेंजीन कैसे बनता है। सिंपल है, इजी है, इतना तो आप इस पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला आता है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाना है। सिंपल सा है, देखिए मेथिल एल्कोहल को हम लेंगे, मेथिल एल्कोहल। अब मेथिल एल्कोहल को जो पोटेशियम क्या होता है, पेंटाक्लोराइड के साथ, मतलब PCl5 के उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जो क्लोरीन है वो यहाँ से हाइड्रोक्साइड को हटा देता है, हाइड्रोक्सी समूह को, यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो मतलब क्या मेथिल क्लोराइड मिलता है यहाँ पे। ये क्या है, मेथिल क्लोराइड। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से एक क्लोरीन निकला है, ये हाइड्रोक्सी समूह को हटा दिया है, तो यहाँ पर मेथिल क्लोराइड मिल गया। बाकी सब ये सब है साइड प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से पोटेशियम साइनाइड के उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं मेथिल क्लोराइड का, तो यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से CN निकलता है साइनाइड, और क्लोरीन को भी निकाल देता है, ऐड होता है यहाँ पे। तो फिर से ये KCl मतलब साइड प्रोडक्ट हो गया, CH3CN ऐड हो गया इसमें, ठीक है, मेथिल साइनाइड, ठीक है। ये मेथिल साइनाइड यहाँ पे हो गया, यहाँ से K मतलब पोटेशियम और क्लोरीन निकल कर KCl के रूप में निकल गए, KCl, ये माइनस के रूप में साइड प्रोडक्ट निकल गए। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा निकला है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब पोटेशियम साइनाइड है, इसका हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, नहीं जल अपघटन करते हैं ना। देखिए गलत मैंने लिख दिया है, जल अपघटन, ठीक है। तो जब मेथिल साइनाइड को हम जल अपघटन कराते हैं, मतलब H2O और H+ के उपस्थिति में हम क्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो क्या होता है, साइनाइड होता है वो निकल जाता है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, मेथिल मतलब एसिटिक अम्ल ये प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये एसिटिक अम्ल आपका प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ से जो साइनाइड है वो निकल जाता है, यहाँ पर COOH ऐड हो जाता है जब हम जल से साथ अपघटन कराते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखना है कि जब मेथिल साइनाइड के और साइनाइड को जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ पर COOH जो है वह ऐड हो जाता है, जिसके कारण एसिटिक अम्ल बन जाता है या मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करना होगा। तो ये हुआ आपका 5 रिएक्शन। मैं आशा करता हूँ कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, टेलीग्राम का सभी का लिंक हमने दे दिया है। तो वहाँ से अगर आप मान लेते हैं केमिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो आपको चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक टॉपिक हमने कराए हुए हैं सब आपको मिलेंगे।
तो वहाँ से केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी ये सब PDF होंगे वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।